नाउ द सेकेंड क्लास ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है प्रॉपर्टी वो। तो पहले एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल होता है जब ट्रायंगल के एक साइड को हम बड़ा करते हैं तो वो ट्रायंगल के साथ मिलकर जो कोण बनाता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्चुअली ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं? 3। तो ये तीनों कोण को इंटीरियर कहते हैं, जो एंगल है अंदर की ओर। तो ए बी सी ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं। बी सी साइड को जो हम बढ़ा रहे हैं, देखो बी सी को बढ़ा रहे हैं मतलब सी की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला ई, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिला मेरे को ए सी ई। एक ही पॉइंट पे 2 एंगल बन रहा है, देखो सी पॉइंट पे 2 एंगल बन रहा है। तो जब एक ही पॉइंट पे 2 एंगल बन रहा है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म एंगल सिर्फ सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमको फुल फॉर्म ही लिखना होगा। और इंटीरियर एंगल कौन सा है? ए सी बी। ए सी बी देखो क्लियर हुआ? ए सी बी ये इस तरफ जब बन रहा है तो ये इंटीरियर हो गया, और ए सी ई जब इस तरफ बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इस तरह कितने एक्सटीरियर एंगल मिलते हैं एक ट्रायंगल में? तो जब ए सी को हम बड़ा करते हैं तो ये इस तरफ जो एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल और बढ़ा हुआ साइड को मिला के इस तरफ जो एंगल बन रहा है, ये भी मेरा एक और एक्सटीरियर एंगल हो गया। और जब हम ए बी को बड़ा कर रहे हैं, तो ए बी को बोलने का मतलब बी के तरफ बढ़ा हुआ और सी बी को बड़ा करने का मतलब बी के तरफ इधर भी बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे भी हम एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया, यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया। और जब बी ए को बड़ा कर रहे हैं तो मतलब ए की तरफ, और सी ए को जब बड़ा कर रहे हैं तो ए की तरफ, यहाँ भी हमको 2 एक्सटीरियर एंगल मिल गया, मतलब एक पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मिला। और ये दोनों इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये दोनों इक्वल होता है। अब अगर अंदर वाले कोण को हम ए बी सी स्मॉल फॉर्म में लिख लिए और बाहर वाले कोण को अगर x लिख रहे हैं तो ये भी x होगा, और इस तरफ वाले कोण को अगर y लिख रहे हैं तो ये भी y होगा, और इसको अगर हम z लिख रहे हैं तो ये भी z होगा। ये तो वर्टिकली अपोजिट z होगा। तो एक ट्रायंगल में 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं और 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। क्लियर हो गया? ये तो नंबर ऑफ एंगल्स क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है वो देखना है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, देखो एंगल x प्लस एंगल c को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? स्ट्रेट एंगल के कारण, ठीक है। और जब इंटीरियर ऑल 3 इंटीरियर एंगल लेते हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, तो ये कितना हो रहा है? ये भी 180 डिग्री हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के थ्रू। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया। अब इस दोनों को मिला के अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ से एंगल सी और एंगल सी कैंसिल कर दिए, तो एंगल एक्स इक्वल टू मेरे को मिल गया एंगल ए प्लस एंगल बी। इसका मतलब क्या? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ 2 अपोजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे लगा हुआ को छोड़ करके, एक्स के साथ जो मेरा पेयर बन रहा है सी, इसको छोड़ करके बाकी जो 2 एंगल हो रहा है उसके योग के बराबर होता है। तो ये इसके अपोजिट ही हुआ ना, इसलिए इसको अपोजिट बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हमको एंगल वाई लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? एंगल वाई। एंगल वाई लिखना हुआ तो मतलब इससे लगा हुआ ये वाला एंगल को छोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। और एंगल जेड लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? एंगल जेड लिखना हुआ तो इससे लगा हुआ ए को छोड़ करके हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी। हो गया? तो ये हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी मिलता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में। अब ट्रायंगल में कुछ टर्म्स आते हैं, 2-3 टर्म है, उसको पढ़ लें। पहला टर्म है मीडियन। क्या है पहला टर्म? मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एक ट्रायंगल को जब हम 2 भाग में बांटते हैं। मीडियन एक ट्रायंगल को 2 भाग में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? तो एक ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी, और इसके एक साइड को जब 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, ये दोनों बराबर भाग हुआ, और ये अगर हम डी पॉइंट लिए तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स ए है, ए के अपोजिट साइड बी सी हो रहा है, इसको 2 बराबर भाग में बांटे तो ये मिड पॉइंट हुआ डी। इस मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये मेरा मीडियन कहलाता है। उसी तरह बी के अपोजिट का साइड हो गया ए सी,
AC को 2 बराबर भाग में बांटे तो ये मेरा 2 बराबर भाग में बट गया। और जब वर्टेक्स B से हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, सपोज ये मेरा E पॉइंट है, और फिर इस C वर्टेक्स के अपोजिट AB है, AB को 2 बराबर भाग में बांटे ये हुआ, ये पॉइंट सपोज F है, तो इसको जब हम मिलाएं तो ये मेरा बनता है सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। यहाँ पे 3 मीडियन मिला, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, और मीडियन जहाँ पे मिलता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। अब ट्रायंगल में एक और चीज आता है, वो होता है क्या, अल्टीट्यूड। सेंट्रॉइड का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो वर्टेक्स की तरफ से 2.2 और इधर 1, देखो 2:1 का रेशियो का मतलब ये कितना है, ये जितना है इसका ये डबल होगा। ठीक है, ये जितना भी है इसका ये डबल होगा। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड हुआ एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे हम अपोजिट साइड को 2 बराबर भाग में बांट रहे थे, यहाँ पे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मीन्स 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि बीच के बिंदु पर ही 90 डिग्री ड्रॉ होगा। देखो जैसे कि ABC एक ट्रायंगल हुआ, D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम फ्रॉम A टू BC। अब फ्रॉम B अगर हम AC पे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और फ्रॉम C जब हम AB पे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ, ये 390 डिग्री थी। यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। खास बात है, मीडियन भी ऑल 3 मीडियंस जो है वो एक बिंदु पे जरूर इंटरसेक्ट करेगा, उसी तरह तीनों अल्टीट्यूड भी एक बिंदु पे जरूर इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं 3 मीडियन मिलता है, एक ट्रायंगल में हम लोग को 3 अल्टीट्यूड मिलता है। इस अल्टीट्यूड के सेंटर का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम होता है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी होता है मतलब कि एकदम एक जैसा होना चाहिए, जैसे जुड़वा होता है या जीरोक्स कॉपी होता है। ठीक है, तो जब एक लाइन है, लाइन का जुड़वा क्या होगा, सेम लेंथ का लाइन। यहाँ पे ज्यादा कुछ हमको जानने का जरूरत नहीं है, अगर लाइन का लेंथ सेम है तो ये एकदम समान हो गया। एक सर्कल लिए, सर्कल का एकदम समान सेम जुड़वा या जीरोक्स कॉपी सर्कल क्या होगा, अगर रेडियस सेम हुआ तो रेडियस जब सेम हो रहा है, दोनों सर्कल का अगर रेडियस सेम है तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हो जाएगा। ये लाइन इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट है। उसी प्रकार अगर हम एक स्क्वायर लिए तो स्क्वायर का अगर हम, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का तो चारों साइड समान होता है, ये 2 सेंटीमीटर है, और अगर दूसरा स्क्वायर है वो भी अगर 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये दूसरा स्क्वायर है, ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये मेरा हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। उसी प्रकार अगर रेक्टेंगल लिए, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये लेंथ हुआ, ये 3 सेंटीमीटर का हुआ और ये 2 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, तो एक दूसरा रेक्टेंगल भी अगर सेम लेंथ और ब्रेथ कर लेते हैं, 3 और 2 का, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का लिए, तो ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अगर रख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो जिसके समान है, तो अगर ये मेरा रेक्टेंगल का नाम हो रहा है ABCD और ये रेक्टेंगल का नाम हो रहा है मेरा PQRS, तो AD मेरा PS के समान है और AB मेरा PQ के समान है। ठीक है, तो ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। इसको हम नाम भी उसी प्रकार लिखना होगा। नाम कैसे लिखना होगा, ABCD इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। रेक्टेंगल P, देखो AB समान है PQ के, तो PQRS लिखना होगा, यहाँ भी रेक्टेंगल का सिंबल देना। ठीक है, तो ये हो गया इजिली, हमको इसमें ज्यादा कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं।
लेकिन पढ़ाई जब होता है तो ये सब को प्रूफ करने का नहीं पढ़ाई होता है। पढ़ाई जब भी होता है हम लोगों को क्या पढ़ाई होता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का पढ़ाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रायंगल में एकदम समान ट्रायंगल होने के लिए तीनों साइड समान होना चाहिए और तीनों एंगल समान होना चाहिए। तो ये हम 6 चीज हमको प्रूफ करना होगा। 6 चीज प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसलिए कुछ नियम निकाला गया है कि हम सिर्फ ओनली 3 चीज को इक्वल दिखा करके दूसरे ट्रायंगल को भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसका कुछ कंडीशंस है। ओनली 3 चीज हम लोग 3 थिंग्स दिखाएंगे कि इक्वल है। क्या क्या, पहला हम लोग लेते हैं SAS। SAS का मतलब साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड से समान है, फिर उसके बीच का एंगल समान है, और फिर उसके बाद का ये साइड, ये भी साइड समान है। देख लो, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे इस तरह का तब क्लियर हो जाएगा। अगर ये साइड, ये एंगल और ये साइड अगर हम सेम ले लिए इस ट्रायंगल के, तो इसको मिलाने वाला ये साइड तो सेम आएगा ही लेंथ में, और जब ये लाइन सेम आएगा तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। पहला कंडीशन क्या हुआ, साइड एंगल साइड। दूसरा क्या है, दूसरा लेते हैं। दूसरा मेरा आता है एंगल साइड एंगल। इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाए हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं और इसका एक एंगल ये रहा, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब एक साइड ले लिए, सपोज ये वाला साइड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और जितना एंगल बनाने बोल रहा है ये वाला एंगल वो यहाँ पे बना लिए, और इस तरफ भी हम उतना ही इस तरफ वाला एंगल इधर बना लिए। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जाके उसी डिस्टेंस पे मिलेगा जिस डिस्टेंस पे ये दोनों आकर के मिला है। ठीक है, इस साइड के समान ये साइड है, और ये एंगल के समान मेरा इधर वाला एंगल है, और इस एंगल के समान मेरा इधर वाला एंगल है। ठीक है, ये समान एंगल दिखाने का तरीका हुआ, ये समान साइड दिखाने का तरीका हुआ। तो अगर ये मेरा ट्रायंगल ABC है और ये मेरा ट्रायंगल A के समान, देखो यहाँ पे P है, P पॉइंट लिए, और B के समान Q है, तो ये मेरा R होगा। और इसका ट्रायंगल का हम नाम कैसे लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। ये तो हो गया मेरा एंगल साइड एंगल, और इसको लिखेंगे कैसे, देखो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे। A के बराबर कौन है, P है, तो P लिखेंगे। B के बराबर कौन है, Q है, तो Q लिखेंगे, और C के बराबर R है मेरा, तो R लिखेंगे। अगर हम ये ऑर्डर उल्टा किए तो मेरा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कौन किसके बराबर है, कौन किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट PQ है और BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट QR है। ठीक है, ओके, ये हुआ सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है मेरा SSS। एक ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल का तीनों साइड अगर समान, ABC, तीनों साइड अगर समान हो तो क्या होगा, इसके समान एक इधर साइड ड्रॉ किए, इसके समान अगर हम इधर एक साइड ड्रॉ किए, और इसके समान हम इधर एक साइड ड्रॉ किए, ये तीनों साइड समान हो गया, और ये नाम है मेरा PQR। तो ये हो गया बाय SSS कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद चौथा क्या कंडीशन आता है, चौथा कंडीशन आता है RHS। RHS का मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। पहला है कंडीशन राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन है राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। फिर नाम वही ले रहे हैं ABC, और यहाँ पे नाम ले रहे हैं PQR, और कंडीशन का नाम क्या है, RHS। इसको RHS क्यों बोलते हैं, R से हुआ राइट एंगल, H से हुआ हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, और बाकी दो साइड को क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर बोलते हैं एक राइट एंगल में। ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। ओके, तो
हाइपोटेनस समान होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस समान होना चाहिए और दोनों में से कोई एक साइड समान होना चाहिए। दोनों में से कोई एक साइड क्यों समान होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का जोड़ हमेशा हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं। तो अगर हाइपोटेनस मेरा सेम है और दोनों में से कोई एक साइड अगर पी सेम है परपेंडिकुलर, तो बेस ऑटोमेटिकली सेम होगा, क्योंकि बेस इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये जो दोनों सेम है तो ये सेम ही निकलेगा, इसलिए दोनों में से कोई भी एक सेम हो तो मेरा अगला साइड भी सेम हो जाता है। और जब एक एंगल इक्वल है, दोनों तीनों साइड इक्वल है, तो ये तो तीनों साइड से आ गया, मेरा एसएस कंडीशन से भी हो गया ये इक्वल, और या फिर मेरा साइड एंगल साइड से भी आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये मेरे कंडीशंस हुए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के। और एक कंडीशन और होता है, वो होता है एएएस। मतलब क्या हुआ? अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स, ये एएएस है, एएएस। क्या अंतर है एएसए और एएस में? देखो, एएसए और एएस में, एएस में है कि दो एंगल के बीच का साइड, दो एंगल के बीच का साइड इक्वल होना चाहिए। और एएएस में क्या है? कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है, मान लिए ये एंगल इसके समान है, ठीक है, और ये एंगल इसके समान है, और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये साइड इक्वल है इसके, तो क्या होगा? तीनों कोण का जोड़ 180 होता है ट्रायंगल में। जब दो एंगल समान है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली ये समान हो जाएगा, ये समान हो गया, तो मेरा ये आ गया ना एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें कभी कभी डाउट भी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, भूल भी हो जाता है, बच्चे भूल कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? ये हुआ मेरा एंगल, एक एंगल, और ये दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल, और ये हुआ दूसरा एंगल जो कि समान है, ये दूसरा एंगल समान है। अब देखो, इस ट्रायंगल में अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल में ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तो क्या एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगा? एंगल एंगल साइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 70 है और ये 50 है, तो कितना हुआ? 70 प्लस 50 120, 120 देन ये 60 होना चाहिए। ठीक है, ये 60 होना चाहिए, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 50 हो गया। क्या यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है? एंगल साइड एंगल, यहाँ पे 70 और 60 के बीच का साइड इक्वल है, और यहाँ पे 50 और 60 के बीच का साइड इक्वल है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांस है ना। तो जब भी एंगल एंगल साइड लो तो ये करके देख लो कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट आ रहा है, सेम एंगल के बीच का साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये भूल हो जाएगा। या फिर एंगल एंगल साइड को चेंज कर लो एंगल साइड एंगल में, या जहां तक हो सके कोशिश करो एंगल साइड एंगल लेने का ही। और एंगल एंगल साइड अगर मिल रहा है तो उसके थर्ड साइड को निकाल करके देख लो कि उसके बीच का ही साइड इक्वल आ रहा है या नहीं तो इसको फॉलो करने का कम ही कोशिश करो। ओके ओके, बाय। ओके, तो हम लोग और एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नाम को लेकर के बोले थे, कॉन्ग्रुएंसी का नाम कैसे लिखते हैं। अगर ये ट्रायंगल ABC है और ये 50 इधर है, L M और N है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल है तो देखो, ट्रायंगल को ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी मतलब है उसको रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ये और ये दोनों हाथ समान है और इसको हम ऐसे रख रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, इसको हमको ऐसे ही रखना होगा, ठीक है। इस तरह से रखना है कि एक के ऊपर एक रखा जाए और पीछे वाला कुछ नहीं दिखाई दे, सामने से एकदम दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी रखने का तरीका। ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये पेज और इसके नीचे वाला पेज एक दूसरे के किस तरह कॉन्ग्रुएंट है? जब लंबाई के ऊपर लंबाई रखते हैं और चौड़ाई के ऊपर चौड़ाई रखते हैं तभी ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे रख देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। उसी प्रकार ट्रायंगल का नाम को भी उसी प्रकार लिखना होता है, जो कि हम आगे भी बोले थे पहले। तो देखो, मेरा B और B ये एक दूसरे के समान है और ये साइड समान है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नहीं, ये 5 सेंटीमीटर। अगर ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या करेंगे हम? नाम जब हम लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे BCA LMN,
क्यों लिखेंगे समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको उसी ऑर्डर में रखना है नाम को जिस ऑर्डर में वो कॉन्ग्रेंट है, जिस ऑर्डर में उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, समझ में आया? ये हुआ नाम को लेकर के। तो नाम लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एन एल एम। ठीक है, एन एल एम, ए बी सी, ए 70 और बी बी, तो ये साइड भी यहाँ पर से लिया जाएगा, सेम ही होगा। और एक पॉइंट है ऑर्थो सेंटर को लेकर के। ऑर्थो सेंटर जो हम इस क्लास में डिस्कस किए, तो ऑर्थो सेंटर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर में होता है, भीतर में होता है उसके, क्योंकि जब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्यूट एंगल में, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रायंगल के अंदर आता है। ये परपेंडिकुलर है मेरा, और ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन यही ऑर्थो सेंटर जब मेरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तब क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल इस साइड से, ये एक साइड है, थर्ड साइड, तो परपेंडिकुलर मेरा इस साइड पे नहीं ड्रॉ होगा, इसको इधर बढ़ाने पर यहाँ पे ड्रॉ होगा। देखो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और इस साइड पे भी ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रहा है। इस साइड पे हमको कहाँ से ड्रॉ करना है? इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना है अंदर। इस वर्टेक्स से इस इधर ट्रायंगल के अंदर नहीं ड्रॉ हो रहा है, ये देखो ट्रायंगल के बाहर यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है मेरा। ठीक है, तो अब इस वर्टेक्स से हम इस पे ड्रॉ किए, इस वर्टेक्स से तो इस पर ड्रॉ हो गया, लेकिन ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है हमको। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए हमको इसको इस तरह से इमेजनरी आगे बढ़ाना होगा, इस तरह से इमेजनरी आगे बढ़ाना होगा, और ये एक जगह जा कर के, तो ये मेरा पॉइंट परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसका मतलब ये ज़रूर निश्चित इधर कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है, एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो इस वर्टेक्स से इस साइड पे तो यहीं पे परपेंडिकुलर है, और इस वर्टेक्स से इस साइड पर यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब रह गया इस वर्टेक्स से इस साइड पे, तो हम इधर ड्रॉ किए, और लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा ये हुआ ऑर्थो सेंटर, और ऑब्ट्यूस एंगल में इधर बाहर होता है मेरा ऑर्थो सेंटर, और एक्यूट एंगल में यहाँ पे होता है मेरा ऑर्थो सेंटर। क्लियर? ओके, नाउ द सेकेंड क्लास इज ओवर। ओके।